हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोल्डन डेज करियर पॉइंट। आज की क्लास में यूपी टीजीटी इंग्लिश के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनके लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। जैसा कि उम्मीद है आप लोग तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और आप इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपनी तैयारी को जांच सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब देखिए प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 1, ठीक है। और आप लोग देख रहे हैं यूपी टीजीटी एंड पीजीटी दोनों परीक्षाओं के लिए उपयोगी है और इसमें जनरल ग्रामर के क्वेश्चन है, ठीक है। जनरल ग्रामर मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल से यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट में मैंने 20 क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है। और आज की क्लास में ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से हैं, बहुत ही सिंपल, ठीक है, बहुत ही छोटे लेवल के क्वेश्चंस हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग शुरुआत कर रहे हैं तो बिल्कुल फर्स्ट स्टेप से ही चलना शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इट इज अ वर्ड दैट मोडिफाइज समथिंग अदर देन ए नाउन, ठीक है। इट इज यह क्या है, कह रहे हैं कि एक ऐसा शब्द जो मोडिफाइज माने विशेषता को बताए, ठीक है, समथिंग कुछ ऐसी मतलब समथिंग अदर देन नाउन जो कि नाउन ना हो, ठीक है, मतलब नाउन के अलावा किसी अन्य शब्द की विशेषता को बताने वाला शब्द क्या कहलाता है। ऑप्शन है आपके पास एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव या फिर नाउन। देखिए यहाँ पर क्या कहा इन्होंने कि नाउन के अलावा किसी दूसरे शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। देखिए एडवर्ब जो ऐसा शब्द होता है इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण, और यह 3 चीजों की विशेषताओं को बताता है। नंबर 1 तो ये वर्ब की विशेषता को या फिर वर्ब को क्वालिफाई करता है, ठीक है। दूसरा किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कराता है या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि नाउन के अलावा किसी अन्य शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द वर्ड क्लास। अच्छा, कह रहे हैं कि शब्द का एक ऐसा वर्ग दैट क्वालिफाइज वर्ब्स और क्लाजेज, ठीक है। कह रहे हैं कि शब्दों का एक ऐसा वर्ग जो एक क्रिया को क्वालिफाई करे या फिर एक क्लाजेज, क्लाजेज मतलब होता है उपवाक्यों को, ठीक है, क्या कहलाता है, नोन एज, उसको किस रूप में जानते हैं। ऑप्शन है वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन या फिर एडवर्ब। देखिए जैसा कि पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि नाउन के अलावा अन्य शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। ऐसे ही यहाँ पर भी पूछा गया है शब्दों का ऐसा समूह जो कि एक वर्ब की विशेषता को बताए या फिर एक उपवाक्य की विशेषता को बताए, उसको क्या कहेंगे हम लोग, एडवर्ब। इसमें भी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो आप लोग जानते ही हैं वर्ब क्या होता है, एक क्रिया सूचक शब्द होता है, ठीक है, मतलब जिसमें कि एक्शन बताया जाता है या फिर स्टेट बताई जाती है। एडजेक्टिव क्या होता है, ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं, और नाउन तो आप लोग जानते ही हैं, संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है। और एडवर्ब क्या करता है, ये किसी वर्ब या फिर एडजेक्टिव या फिर किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता को बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ड क्लास, शब्द का ऐसा वर्ग दैट क्वालिफाइज नाउन्स, ठीक है। देखिए किसको क्वालिफाई करा रहा है, नाउन्स को, ठीक है, इज नोन एज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब नाउन को क्वालिफाई कराने वाला शब्द क्या कहलाता है। ऑप्शन है नाउन, नाउन तो हो नहीं सकता है, एडवर्ब नाउन को क्वालिफाई नहीं कराता है, एडजेक्टिव, ये ऑप्शन सही हो गया आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस, एक ऐसा शब्द जो एक्सप्रेस माने प्रदर्शित करे, एन एट्रीब्यूट। देखिए एट्रीब्यूट की मीनिंग क्या होती है, विशेषता। एट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है, विशेषता, ठीक है। तो क्या हुआ, अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एट्रीब्यूट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की विशेषता को बताए, किसी भी वस्तु समथिंग, इज नोन एज, उसको क्या किस रूप में जानते हैं, वर्ब के रूप में, एडवर्ब के रूप में, एडजेक्टिव या फिर नॉन ऑफ दीज। अब देखिए क्वेश्चन को फिर से देखेंगे, ऐसा शब्द जो एक्सप्रेसेस माने प्रदर्शित करे, क्या प्रदर्शित करे, विशेषता किसकी, समथिंग, किसी चीज की विशेषता, तो क्या होगा यहाँ पर एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव के द्वारा ही किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि की विशेषता को बताया जाता है, ठीक है। चलिए मतलब नाउन की विशेषता को बताया जाता है सीधे शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 5, द वर्ड क्लास, शब्द का ऐसा वर्ग दैट सर्व्स एज द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। शब्द का एक ऐसा वर्ग जो सर्व करे मतलब प्रदर्शित करे क्या, द प्रेडिकेट,
प्रेडिकेट मतलब क्या होता है? विधेय। प्रेडिकेट मतलब विधेय। पढ़ा होगा आप लोगों ने, सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, है ना? सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो यहाँ पर क्या कहा उन्होंने कि प्रेडिकेट को जो प्रदर्शित करे वो क्या कहलाता है? क्या एक सेंटेंस के प्रेडिकेट को एडजेक्टिव के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, या फिर आर्टिकल के द्वारा, या फिर वर्ब के द्वारा? देखिए अब थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं हम लोग। ये जो सेंटेंस है, ठीक है, इसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है हमारा सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट वाले हिस्से में मुख्य रूप से दो भाग हो जाते हैं। एक तो होता है हमारा क्वालिफायर, ठीक है, क्वालिफायर, और एक हेड वर्ड, ठीक है, हेड वर्ड। और प्रेडिकेट के हिस्से में तीन चीजें मुख्य रूप से, एक तो होती है वर्ब, एक होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एक होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अब प्रेडिकेट के हिस्से में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? वो वर्ब होती है। अब यहाँ पर यही बात इन्होंने पूछी है कि द वर्ड क्लास दैट सर्व्स एज द प्रेडिकेट ऑफ सेंटेंस, ठीक है, प्रेडिकेट वाले हिस्से में। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या मिल रहा है? वर्ब मिल रहा है। क्योंकि देखिए एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव क्या होते हैं? नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कराने वाले। तो ये तो सब्जेक्ट में भी होगा। क्वालिफायर के अंतर्गत यहाँ पर आर्टिकल्स वगैरह आते हैं, डिटरमाइनर्स, ठीक है। ऐसे यहाँ ऑब्जेक्ट आ रहा है, जो ऑब्जेक्ट के अंतर्गत भी तो एक नाउन या प्रोनाउन आएगा, तो उसको भी क्वालिफाई करा सकता है। लेकिन सबसे मुख्य क्या है? वर्ब है। तो इसमें जो है वर्ब ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ए कंटेंट वर्ड, ठीक है, ए कंटेंट वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन, ठीक है। कंटेंट वर्ड एक ऐसा शब्द जिसमें किस चीज का कंटेंट हो, जो प्रदर्शित करे किसे? एक एक्शन को प्रदर्शित करे, ठीक है, गतिविधि को, या फिर अक्यूरेंस किसी घटना को, या फिर स्थिति ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है। एग्जिस्टेंस माने किसी चीज की उपस्थिति की स्थिति को बताए, ठीक है। कुल मिलाकर के एक्शन या स्टेट प्रदर्शित करने वाला वर्ड क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है? नहीं। एडजेक्टिव भी नहीं कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है, ठीक है। एक्शन डिनोटिंग वर्ड क्या कहलाता है? वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द वर्ड क्लास, शब्द का ऐसा वर्ग दैट कैन सर्व एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। कह रहे हैं कि शब्द का एक ऐसा वर्ग या फिर ऐसा शब्द जो एक कर्ता या फिर कर्म के रूप में, किसका है ये? वर्ब का, ठीक। एक वर्ब का सब्जेक्ट हो या फिर ऑब्जेक्ट हो, या फिर क्या हो? द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, या फिर एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, या फिर इन एपोजिशन इज नोन। एपोजिशन का मतलब होता है समर्थन में। क्या मतलब होता है? समर्थन में, ठीक है, समर्थन में। तो यहां पर पूछा है कि ऐसा शब्द जो एक क्रिया का क्या हो? सब्जेक्ट हो, या फिर एक क्रिया का ऑब्जेक्ट हो, या फिर एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, या फिर एक एपोजिशन केस में दिया हो, ठीक है। तो उस शब्द को क्या कहेंगे हम लोग? सीधा से आपको पता है, एक क्रिया का जो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है वो क्या हो सकता है? इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से नाउन, ठीक है, नाउन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक ऐसा समूह, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो कि एक कंप्लीट सेंस बनाए, इज नोन है। ये तो डेफिनेशन लिखी हुई है, किसकी डेफिनेशन है? सेंटेंस की। ऑप्शन आपका ये है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बाकी ऑप्शन पर भी गौर कर लेते हैं। फ्रेज का मतलब क्या होता है? फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, ठीक है, वाक्यांश, एक वाक्य का अंश। और सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, और क्लास का मतलब क्या होता है? उपवाक्य, ठीक है। ये तो इनका हिंदी मीनिंग हो गया। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए फ्रेज क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में से हमने क्या किया, ये मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें से कहीं से भी थोड़ा सा भाग अलग कर दिया, ठीक है, वो क्या है? हमारा फ्रेज है। लेकिन अब इस सेंटेंस से ऐसा भाग अलग किया जिसमें अपना खुद का सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो, तब ये कहलाएगा हमारा क्लाज। सेंटेंस तो आपके सामने परिभाषा लिखी हुई है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, a sentence which makes
अ स्टेटमेंट और असर्शन इज नोन एज, करें कि एक ऐसा वाक्य जो एक स्टेटमेंट माने कथन को प्रदर्शित करे या फिर स्वीकारात्मकता को प्रदर्शित करे, ठीक है, वो क्या करे, कौन सा सेंटेंस होता है। तो 5 प्रकार के सेंटेंस आपने पढ़े होंगे, ठीक है। प्रकृति के आधार पर किसी बात या फिर किसी स्टेटमेंट की प्रकृति, नेचर के आधार पर वाक्य 5 होते हैं, ठीक है। कुछ तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि पहला लिखा हुआ है असर्टिव, ठीक है, असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव मतलब कथन सूचक, ठीक है। और इसी के 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है हमारा अफर्मेटिव जिसको कि सकारात्मक बोलते हैं, और एक होता है निगेटिव जिसको कि नकारात्मक बोलते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट इन्होंने लिख रखा है यहाँ पर निगेटिव, इसी का हिस्सा हो गया इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, एक्सक्लामेटिव हो गया, इसके अलावा इंपरेटिव होता है और ऑपरेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा उन्होंने, कथन सूचक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, a sentence which expresses strong feeling is known as, एक ऐसा वाक्य, जो अभी 5 प्रकार के वाक्य हम लोगों ने पढ़े, किसके आधार पर है, वो स्टेटमेंट के नेचर के आधार पर। और इसी के प्रश्न में देखिए पूछ दिया गया कि अ सेंटेंस, एक ऐसा वाक्य विच एक्सप्रेसेस, जो प्रदर्शित करे स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मजबूत भावना या फिर अकस्मात भावना, अचानक से जो मन में उठती हैं भावनाएं, उनको प्रदर्शित करने वाला वाक्य कौन सा होता है। असर्टिव होता है, नहीं, ये तो भाई कथन सूचक वाक्य है। इंटरोगेटिव, ये भी नहीं, ये तो प्रश्नवाचक है, प्रश्न सूचक वाक्य है। निगेटिव, ये भी नहीं, ये तो असर्टिव का हिस्सा है, ठीक है, कथन सूचक वाक्य का एक पार्ट है। एक्सक्लामेटरी, विस्मय सूचक, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज नोन एज, देखिए कह रहे हैं कि द पार्ट माने ऐसा भाग, विच मीन्स जो, टेल्स माने बताता हो, समथिंग माने कुछ, अबाउट माने विषय में या बारे में, किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता हो, उसे क्या कहेंगे। सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में तो करता ही दिया रहता है, सब्जेक्ट दिया रहता है, प्रेडिकेट वाले हिस्से में उस सब्जेक्ट के द्वारा की गई क्रिया, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट सब कुछ दिया रहता है। तो सीधा वही पूछ दिया यहाँ पर कि एक सेंटेंस का कौन सा पार्ट सब्जेक्ट के बारे में बताता है, तो प्रेडिकेट वाला भाग बताता है। ऑप्शन देख लेते हैं, सब्जेक्टिव ऑफ द सेंटेंस गलत हो गया, प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। बाकी देखिए क्या था, प्रेडिकेट ऑफ द फ्रेज, कोई मतलब नहीं है, प्रेडिकेट ऑफ द क्लॉज, ये भी नहीं सही है, ठीक है। तो सेंटेंस का जो प्रेडिकेट वाला हिस्सा होता है वही हमारा सब्जेक्ट के बारे में बताता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, डू इट, ठीक है, दिस इज एन इम्परेटिव सेंटेंस, यह एक इम्परेटिव सेंटेंस है, आदेशात्मक वाक्य है, कौन सा, ये लिखा हुआ है डू इट, ठीक है, मतलब ऐसा करो। आगे, हेयर इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज, यहाँ पर इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने पहले बता दिया, डू इट कैसा सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है, और आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, पता भी होना चाहिए कि इम्परेटिव सेंटेंस जो आदेशात्मक वाक्य होते हैं, इसमें सब्जेक्ट जो होता है हमारा वो छिपा रहता है, कौन सा, यू। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आदेशात्मक वाक्य का मतलब क्या है, आपके सामने जो भी खड़ा है आप उसी को तो आदेश वगैरह देंगे ना, तो बार बार ये कहने की जरूरत नहीं होती कि तुम ऐसा करो। जैसे कोई सामने मान लीजिए स्टूडेंट कोई बैठा है, आपने कहा किताब खोलिए, तो ये नहीं कहेंगे कि तुम अपनी किताब खोलो या फिर तुम किताब खोलो, बार बार तुम बोलने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए ये क्या रहता है, छोड़ दिया जाता है या फिर छिपा रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर वही इन्होंने देखिए ऑप्शन में बड़े अच्छे ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है डू, क्या इस सेंटेंस, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है क्या डू है, नहीं, ये तो क्रिया है। इट, अब कुछ करने को कह रहे हैं जिसके लिए क्रिया की जा रही है, वो तो ऑब्जेक्ट होता है ना, ये ऑब्जेक्ट हो गया। लेफ्ट आउट माने छोड़ दिया गया है, लिखा नहीं गया, बिल्कुल ऑप्शन तो यही सही है। अब देखिए नन ऑफ दीज भी आपके मन में आ रहा होगा कि कहीं पर यू तो दिया नहीं है ना, यू तो दिया नहीं है, लेकिन नियमानुसार देखा जाए तो यू लिखा भी तो नहीं जाता है, ठीक है। जब यू लिखा नहीं जाता है तो दिया भी नहीं है, कोई गलत बात नहीं इसमें है। लेकिन लेफ्ट आउट का मतलब क्या है, छोड़ दिया जाता है, करता है, बिल्कुल है, छोड़ दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही जवाब होगा, ठीक है। ये जो इंपरेटिव सेंटेंस लिखा है इसका सब्जेक्ट लेफ्ट आउट, छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कह रहे हैं कि यह एक शब्दों का समूह होता है, विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, विच माने जो, फॉर्म्स माने निर्मित करता है, बनाता है, ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस माने एक वाक्य के भाग को,
करे कि यह शब्दों का एक समूह होता है जो एक सेंटेंस के भाग को बनाता है। और इस भाग में क्या होता है, इट कंटेन्स ए सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट होता है, एंड ए प्रेडिकेट, एक प्रेडिकेट होता है। तो ये तो डेफिनेशन लिखी हुई है सीधे सीधे। किस चीज की डेफिनेशन लिखी हुई है, क्लास की। एक क्लास क्या होता है, क्लास इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, क्लास एक वाक्य का हिस्सा होता है, विच कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, जो कि एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रखता है। ठीक है, एक सेंटेंस का हिस्सा है लेकिन उस हिस्से का अपना अलग से एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, तो क्या कहलाएगा, क्लास कहलाएगा। और वही बात यहाँ पे लिख दी है, इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, एक शब्दों का समूह होता है जो कि एक वाक्य का भाग बनाता है, और इस भाग में एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, तो उसको क्या कहेंगे, ये ऑप्शन नंबर बी, क्लास कहलाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह, विच मेक्स सेंस, जो कि सेंस तो बनाता है, अर्थ तो देता है, बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं देता है, इस कारण क्या कहलाता है। देखिए, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह है, विच मेक्स सेंस, जो कि अर्थ भी देता है ना, भाव भी देता है, बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन पूरा अर्थ नहीं दे पाता है, उसको क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे, वाक्यांश, या फिर क्लॉज, उपवाक्य कहेंगे, या फिर अ सेंटेंस, एक वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे, देखिए वाक्य का हिस्सा है, अब उन्होंने यहाँ पर ये नहीं कहा कि इसका सब्जेक्ट को प्रेडिकेट हो, तो क्या कहलाएगा, फ्रेज कहलाएगा। ठीक है, हल्का फुल्का सेंस दे देता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं दे पाएगा, क्योंकि शब्द है, शब्दों का अर्थ तो होगा ही होगा। ठीक है, वही बात लिखी है, मेक सेंस, सेंस तो बनाता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है। देखिए, क्लास भी कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है, लेकिन फिर भी ये वाक्य के साथ मिलकर के तो अर्थ बना देगा, इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी होता है, तो यहाँ पर सही जवाब फ्रेज होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब दूसरी बात एक और भी है, क्लास के अंतर्गत 3 क्लास आते हैं, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। प्रिंसिपल क्लास तो अपना पूर्ण अर्थ दे देता है, कोऑर्डिनेट भी पूर्ण अर्थ दे देता है, सबऑर्डिनेट भी अर्थ देता है लेकिन कंजक्शन के द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है, मतलब पूर्ण अर्थ के लिए जिम्मेदार रहता है, लेकिन ऊपर वाले दोनों जो क्लास के हिस्से हैं वो तो देते हैं अर्थ। यहाँ पर कोई स्पेशल नाम नहीं दिया गया सबऑर्डिनेट क्लास, वरना वो सही हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, अ फ्रेज होगा। नेक्स्ट 14 नंबर, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स। देखिए, कह रहे हैं कि शब्द जो है वो डिवाइडेड, आर डिवाइडेड, ये जो इतना लिखा हुआ है, ये पहली बात तो पैसिव वॉइस में है, कहे कि शब्दों को बांट दिया जाता है, इसमें इनटू डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग, काइंड्स माने क्या होता है, प्रकारों में, और क्लासेस या फिर वर्गों में। ठीक है, दीज काइंड्स ऑफ क्लासेस, दीज काइंड्स और क्लासेस मतलब ये प्रकार या फिर वर्ग, आर क्या होते हैं, खाली जगह है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू दियर यूज इन ए सेंटेंस, उन शब्दों को एक सेंटेंस में कैसे प्रयोग किया गया है, उस आधार पर इन शब्दों के प्रकार बना दिए गए या फिर वर्ग बना दिए गए। तो इन प्रकार या वर्ग को क्या कहा जाता है, सेंटेंस कहा जाएगा, नहीं, पार्ट्स ऑफ वर्ड्स कहा जाएगा। शब्द के भाग कहाँ से बन जाएंगे भाई, शब्द के भाग थोड़ी बन जाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर बन सकते हैं, किसी ने कोई कथन बोला, ये मान लीजिए कोई स्पीच लिखा हुआ है और इसमें ढेर सारे शब्द लिखे हुए हैं, है ना, शब्द लिखे हुए, तो इन शब्दों का तो प्रकार हो सकता है, लेकिन कहीं पर एक ही शब्द लिखा हुआ है, उसमें से कैसे बांटेंगे हम लोग, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी, बिल्कुल सही, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो एक सेंटेंस में जो शब्द प्रयोग हुआ है उसके प्रयोग के आधार पर बांट दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर, व्हाट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, कहने कि किसे प्रयोग किया जाता है प्रदर्शित करने के लिए, क्या प्रदर्शित करने के लिए, एन एक्शन, एक एक्शन प्रकट करने के लिए, अथवा स्टेट माने स्थिति, एक स्थिति अथवा एक्शन को प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, नाउन का, नहीं, नाउन तो नेम होता है, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का नेम होता है। एडवर्ब क्या करता है, ये वर्ब, एडजेक्टिव या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। प्रीपोजिशन क्या करता है, ये किसी नाउन को किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच के साथ जोड़ता है। वर्ब क्या करता है, वर्ब के द्वारा स्टेट या एक्शन का पता चलता है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज यूज्ड, किसका प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है, इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ माने होता है के बजाय, के बजाय, ए नाउन, एक नाउन के बजाय या फिर एक नाउन के स्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है, ये प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो परिभाषाएं खूब पढ़ी हम लोगों ने। A pronoun is the word which is used in place of noun.
चलिए नेक्स्ट 18 नंबर, एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव इज ए वर्ड, एक विशेषण एक शब्द होता है, विच माने जो, क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन, जो कि एक नाउन, अच्छा यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, कहने के एक विशेषण जो होता है वो किसको क्वालिफाई कराता है, पहले ये ऑप्शन सही है बिल्कुल, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कराता है, परिभाषा लिखी हुई है, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो डेफिनेशन पूरी हो गई है ना, यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन पूरी हो गई, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर, व्हाट इज यूज्ड टू ऐड समथिंग, करें कि क्या प्रयोग किया जाता है कुछ जोड़ने में, किसमें, किसमें जोड़ेंगे भाई, टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन, एक नाउन के अर्थ में कुछ जोड़ने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, अलग अलग तरीकों से एडजेक्टिव कहलवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ये देखिए डी दे रखा है, एडजेक्टिव ही तो क्वालिफाई कराता है किसी नाउन या प्रोनाउन को, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का नंबर 20, व्हाट इज यूज्ड टू ऐड समथिंग, करें कि क्या प्रयोग किया जाता है जोड़ने में, किसमें जोड़ेंगे अब की बार, टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एक वर्ब को क्वालिफाई कराए, एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कराए, या फिर किसी अन्य एडवर्ब को क्वालिफाई कराए, उस शब्द को क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस को आज के प्रैक्टिस सेट में देखा है, ठीक है। अभी देखिए बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, स्टार्टिंग हम लोग बिल्कुल सरल से करेंगे और धीरे धीरे आने वाली क्लासेस में थोड़ा सा लेवल इनका उठता जाएगा, और प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। देखिए पढ़ाई करना एक अलग चीज हो जाती है और प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, क्योंकि एग्जाम से पहले अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाएंगे उसमें, ठीक है। नियम तो पढ़ लेते हैं हम लोग, लेकिन उनको अप्लाई कैसे करना है ये चीज प्रैक्टिस से ही सीख पाते हैं। तैयारी को बेहतर रूप से जारी रखिए, बने रहिए गोल्डन डेज करियर पॉइंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।